रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सौरभ सोया हुआ था और तभी सौरभ के पास मीनाक्षी अपने गीले बाल लेकर आती है और उसके पास बैठकर अपने गीले बाल उसके चेहरे पर फेरती है। उसके गीले बालों से सौरभ की आंखें खुल जाती हैं और सौरभ अब उसको पकड़कर अपने बगल में लेटा देता है और उससे बोलता है, अपनी इन अदाओं से मुझे बहका क्यों रही हो? चाहती क्या हो कि आज मैं ऑफिस ना जाऊं? अरे मैंने ऐसा कब कहा जानू? मैं तो बस आपको उठा रही थी। अब उठो और चाय पी लो। वो कुछ बोल पाता कि तभी उसके चेहरे पर पानी गिर जाता है और उसके कानों में एक आवाज आती है, उठना नहीं है? अरे अब उठ भी जाओ। इस तरह अब सौरभ की आंखें खुलती हैं तो उसको धुंधला धुंधला दिखता है। उसके सामने मीनाक्षी अपने हाथों में मग लिए खड़ी है और उसको उठने के लिए बोल रही है। ये देख बेचारा सौरभ उठ जाता है और अपने मन में उदास होकर कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने देखा वो हकीकत नहीं बल्कि एक सपना था। अरे उठ जाइए, आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ हाँ जाना है, उठ रहा हूँ। इतना कहकर अब सौरभ नहाने चला जाता है तो वहीं मीनाक्षी भी किचन में चली जाती है और अपने पति के लिए खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद सौरभ नहा कर आता है तो देखता है कमरे में अलमारी के पास मीनाक्षी खड़ी है। वो जाकर मीनाक्षी को पीछे से गले लगा लेता है और उसको बोलता है, बेबी तुम्हें पता है आज मैंने बहुत अच्छा सपना देखा है। मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। इतना कहकर अब वो सौरभ का हाथ अपनी कमर से हटाती है और वहाँ से चली जाती है। ये देख बेचारा सौरभ चुपचाप रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है कि तभी मीनाक्षी सौरभ से कहती है, सौरभ जी, हाँ वो मैंने पोटली में कपड़े रखे हुए हैं, उस पोटली को ले जाकर धोबन को दे देना। इस तरह अब सौरभ उस पोटली को उठाकर अपनी कार में रखकर धोबी घाट पर जाता है, जहां वो देखता है कि एक धोबन जो कि पूरी तरह से पानी में भीगी हुई है, उसके बाल खुले हैं और वो अपने बालों को झटकाते हुए कपड़े धो रही है। उसको देख सौरभ बोलता है, सर सुनिए। उसकी बात सुनते ही वो धोबन पीछे पलटती है और वो अपने कमर पर हाथ रखते हुए बिल्कुल टशन में सौरभ से बोलती है, जी कहिए, क्या काम है आपको गंगूबाई से? क्या यहाँ पर आप ही कपड़े धोती है? जी हाँ, मैं ही धोती हूँ। बताइए क्या काम है आपको? मुझे ये कपड़े देने हैं। हाय मेरे चिकने, रख दे यहाँ पर कपड़े, मैं धो दूंगी। ठीक है। इस तरह अब सौरभ झुकते हुए अपने कपड़े रखता है लेकिन अपनी नजर गंगूबाई पर ही अड़ाए रखता है। कुछ देर बाद वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी गंगूबाई उसको आवाज लगाती है, अरे ओ चिकने, तू यहाँ नया आया है क्या? जी हाँ, जभी तो तूने मुझसे ये नहीं पूछा कि कपड़े कब तक मिलेंगे। बता दीजिए कब तक लेने आऊँ मैं कपड़े? शाम को लेते हुए जाना सर्फ लगाकर। सर्फ लगाकर? अरे ये गंगूबाई का अपना स्टाइल है रे। इस तरह अब सौरभ वहाँ से चला जाता है और अपने ऑफिस में काम करने लगता है। काम करते करते वो मुस्कुराने लगता है और उसकी ये मुस्कान उसका दोस्त मोहित देख लेता है और उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे का राज पूछता है। अरे वाह सौरभ, आज काफी समय बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है। आखिर क्या राज है इस मुस्कान का? भाभी ने कोई नया डोज दिया है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी भाभी मुझे कहाँ से डोज देंगी? इतना कहकर अब सौरभ उदास हो जाता है। उसको देख मोहित अब समझ जाता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है। उसको उदास देख मोहित उससे पूछता है, अरे अरे सौरभ भाई, तुम फिर से उदास हो गए? क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई बता क्या बात है, क्या पता मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। उसकी ये बात सुनकर अब सौरभ उसको सारी बात बता देता है और उदास हो जाता है। सौरभ को उदास देखकर मोहित उसका मन लगाने के लिए उसको बाहर ले जाता है और कुछ समय बाद शाम हो जाती है और वो शाम को नशे की हालत में अपने घर जाता है, जहाँ उसकी पत्नी उसको नशे की हालत में देख उससे कहती है, तुमने नशा किया है सौरभ? क्या करूं? तुम मुझे अपना नशा नहीं करने देती तो मुझे ये नशा करना पड़ा। हाँ तो अब मुझसे दूर ही रहना। इतना कहकर अब मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है और बेचारा सौरभ नशे में इधर उधर गिरता पड़ता रहता है, लेकिन उसको संभालने वाला कोई भी नहीं होता। कुछ घंटों बाद सुबह हो जाती है और सौरभ अब नहा धोकर ऑफिस के लिए जाने लगता है कि तभी मीनाक्षी उससे कहती है, तो नशा टूट गया आपका? क्या जरूरत थी कल रात को इतना नशा करने की? वो मोहित ने पिला दी थी इसलिए बस।
वो जहर देगा तो क्या आप वो भी पी लेंगे? नहीं ना। खैर आज आते वक्त धोबन से कपड़े ले आना। सौरभ अब उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ से ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपनी कार को धोबी घाट पर रोकता है और गंगूबाई की अदाएं देखने लगता है। उसकी नजर गंगूबाई की कमर पर जाती है और उसके गीले बालों पर, लेकिन वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो ज्यादा देर तक नहीं रुका और ऑफिस चला गया। शाम को वो घर आते हुए पहले गंगूबाई के पास जाता है और उसकी अदाओं को देखते हुए उससे हिचकिचाते हुए कहता है। सुनिए गंगूबाई जी। उसकी आवाज सुनकर एक बार फिर गंगूबाई अपनी सेक्सी अदाओं के साथ पीछे पलटती है और उससे कहती है, हाँ हाँ, आपके कपड़े धुल गए हैं। आपको कल कहा था मैंने शाम को कपड़े लेने आ जाना, आप आए क्यों नहीं? वो दरअसल खैर किसी काम में फंस गए होगे आप। लीजिए ये रहे आपके कपड़े। गंगूबाई उसके हाथ में उसके कपड़े थमा देती है और उससे पैसे लेकर वहाँ से अपने घर के लिए जाने लगती है कि तभी सौरभ बोलता है, अगर आप गए तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। हाँ हाँ सही है, मेरा तो किराया ही बचेगा। इस तरह अब गंगूबाई को सौरभ उसके घर पर छोड़ देता है, लेकिन अब गंगूबाई की अदाएं तो सौरभ के जहन में थी। सौरभ अब उसके बारे में सोचता रहता था, उसकी अदाओं को ही याद करता रहता था। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं। सौरभ अब ज्यादातर मीनाक्षी को इग्नोर करने लगता। मीनाक्षी अगर उसके पास आती तो सौरभ उससे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता। ये सब देखकर मीनाक्षी खुद से कहती है, सौरभ कुछ दिनों से मुझसे दूर क्यों रहते हैं? आखिर क्या बात है जो उनको मुझसे दूर कर रही है? जो भी है अब मैं इसका पता लगा कर रहूंगी। इस तरह से अब मीनाक्षी सौरभ का पीछा करने लगती है और उसका पीछा करते करते धोबी घाट पर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि सौरभ की बाहों में एक धोबन है और दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। ये देख मीनाक्षी गुस्से में कार से निकलती है और वो सौरभ के पास जाती है। मीनाक्षी को देख सौरभ की बाहों से गंगूबाई दूर हो जाती है और मीनाक्षी सौरभ को जोरदार तमाचा मारते हुए कहती है, अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने जो तुम्हें इस धोबन के पास आना पड़ा? अरे मैडम ये क्या बोल रही है? जो तुमने देखा वो सच नहीं है। मीनाक्षी किसी की नहीं सुनती है और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। तो वहीं अब सौरभ भी उसके पीछे पीछे घर जाता है और वो उसको मनाते हुए कहता है, मीनाक्षी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमने देखा है। अरे मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई, लेकिन आपको पसंद मैं नहीं वो धोबन आई। जब भी मैं सोचूं कि आप मुझसे इतना कटे कटे क्यों रहते हैं, क्यों किया सौरभ जी आपने ऐसा? इसमें अकेला मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसकी जिम्मेदार तुम भी हो। याद करो तुम कैसे मुझे खुद से दूर कर देती थी। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे भी तो अरमान है। अब जब तुम मुझे कुछ नहीं दोगी तो मुझे वो चीज बाहर ढूंढनी पड़ेगी ना। खैर मेरे और उस धोबन के बीच कुछ भी नहीं है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर गंगूबाई आ जाती है और मीनाक्षी को सारी बातें बताते हुए कहती है, मेरा नाम गंगूबाई है और जो भी तुमने देखा वो सच नहीं है। ये तो मेरे पास कपड़े देने आया था, लेकिन पैर फिसल गया और मैं गिरने वाली थी। तभी आपके मर्द ने आके मुझे बचा लिया और तभी आप आ गई। मैडम मेरा मर्द है, मैं ऐसी नहीं है जो अपने मर्द को छोड़कर पराये मर्द को देखे। उसकी बात सुनकर मीनाक्षी कुछ नहीं बोलती और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। बेचारी मीनाक्षी अकेले में अब अपने बर्ताव के बारे में सोचती है कि किस तरह से उसने अपने पति को खुद से दूर रखा है, लेकिन फिर उसका पति उससे कितना प्यार करता है। वो रोते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और सौरभ को गले लगाकर कहती है, सौरभ जी मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने जाने अनजाने में बहुत ही बड़ी गलती कर दी। सौरभ अब उसको अच्छे से गले लगा लेता है और उसके माथे पर एक किस करते हुए उसको माफ कर देता है। तो वहीं अब ये सब देख गंगूबाई भी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और इस तरह अब दोनों खुशी से रहने लगते हैं। ये कहानी है एक हंसमुख परिवार की, जिसमें 4 ही लोग थे। चारों अलग अलग स्वभाव के लोग थे। जैसे कि सरस्वती इस घर की महिला मुखिया थी और वो बहुत चिंता में रहती। वहीं घर के मुखिया सक्सेना, इनको हमेशा ये लगता था कि कहीं किसी काम में कोई कमी न रह जाए, जिससे किसी को दिक्कत न आए। और इस घर का बेटा मोंटी अपने में ही मस्त रहता था और अक्सर सबको तंग करता। और आखिर में आती है इस घर की छोटी बेटी स्वीटी, जो सबका ख्याल रखती और सबसे मीठी बातें करती। एक रोज
सक्सेना जी सुबह की चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे कि तभी उनका बेटा मोंटी आकर कहता है। पापा क्या कर रहे हैं आप सुबह सुबह? बेटा तुम अभी भी नींद में ही हो क्या? दिख नहीं रहा कि क्या कर रहा हूँ? अरे हाँ पापा, दिखा तो था, लेकिन मुझे लगा फिर भी पूछ लूं एक बार आपसे, क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुझे है कोई दिक्कत? नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो होने वाली है कुछ ही दिनों में। और दिक्कत क्या है वो तो गर्मियों का मौसम ही बताएगा ना, मैं क्यों बताऊं। अच्छा मैं तो चला कॉलेज, बाय पापा। क्या? कौन बताएगा? अरे सुन तो सही। ऐसे ही मोंटी सक्सेना को और सबको अपनी बातों में उलझा कर चला जाता है। अक्सर ऐसे ही सब उसकी बातों में उलझे रहते, लेकिन उसकी बातों को सोचते हुए सक्सेना अपनी पत्नी से जाकर बोलता है। सरस्वती, ये मोंटी क्या बोल कर गया? अब कौन सी दिक्कत आने वाली है गर्मियों में? मैंने तो सारा इंतजाम कर रखा है गर्मियों का। क्या दिक्कत है? कौन सी दिक्कत है? हे भगवान, अब कौन सी मुसीबत आने वाली है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सक्सेना और सरस्वती जी की आवाज सुनकर उनकी बेटी अपने कमरे से बाहर आकर कहती है। मम्मी पापा क्या हुआ? आप दोनों ऐसे मुंह लटका करके बैठे हो? अरे बेटी, ये मोंटी ना जाने कौन सी दिक्कत करने वाला है। इनसे कह गया गर्मियाँ आने वाली है, खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन मैंने तो सारी तैयारियां कर रखी हैं, फिर भी क्यों वो ऐसा कह कर गया? देखना बेटी, तेरी मम्मी और मैं कितना परेशान हो गए हैं। अरे पापा, उसे आप दोनों को तंग करने में मजा आता है, इसीलिए उसने आपको अपनी बातों में उलझा दिया। अच्छा तो तुझे पता है क्या है वो दिक्कत? तो जल्दी बता। हाँ पापा, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। कल रात जब हम दोनों भाई बहन फ्रिज से पानी निकाल रहे थे ना, तो वो ज्यादा ठंडा नहीं था। हमें लगा कि शायद फ्रिज बंद होगा, लेकिन फ्रिज तो ऑन था। इसका मतलब शायद फ्रिज खराब हो गया है या फिर उसकी गैस खत्म हो गई। तो तुमने हमें कल ही क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा कि भाई ने बता दिया होगा आपको, क्योंकि उसे तो सुबह शाम ठंडा पानी पीने का शौक है। चल कोई नहीं, अब तो मैं कल ही फ्रिज में गैस भरवाता हूँ, नहीं तो सच में गर्मी में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखा आपने किस तरह स्वीटी बड़े प्यार से अपने माँ बाप की दिक्कत को दूर कर देती है। वहीं मोंटी की वजह से ये दोनों कितने परेशान थे। पर अब गर्मियों के दिन आ गए थे। सक्सेना जी ने काफी तैयारियां कर रखी थी, जिस कारण इनको अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दिन मोंटी अपनी मौसी के घर जाने वाला था कुछ दिनों के लिए, और उसको एक शैतानी सूझी। कल तो मैं मौसी के घर चला जाऊंगा और गर्मियों की छुट्टियां वहीं बिताऊंगा, तो क्यों ना मैं जाता जाता इनको गर्मियों के मजे देकर जाऊं। मोंटी ये सब सोचते हुए फ्रिज का मेन तार, जो कि फ्रिज के पीछे लगा हुआ था, उसको काट कर वहाँ से चला गया। अगली सुबह नाश्ते के समय सब नाश्ते के लिए इकट्ठे होते हैं। तभी वहाँ मोंटी आकर बोलता है। गुड मॉर्निंग माँ, खाना तैयार है ना मेरा? लो बेटा, खाओ और जाओ, और वहाँ पहुँचते ही फोन कर देना। हाँ, सब सिखा पढ़ा कर भेजना इसे, वहाँ जाकर कोई शैतानी ना करे, किसी को भी बेवजह तंग ना करे, ठीक है? अरे हाँ हाँ पापा जी, मैं सब समझ गया। और वैसे भी मैं तो सिर्फ आप लोगों को ही तंग करता हूँ और किसी को नहीं। अरे चुप कर पागल, अपने पापा को तंग करता रहता है बस। वैसे भी तेरी इन हरकतों से वो डरे रहते हैं। हाँ तो और किसको तंग करूँ, और डरते क्यों हो? मैंने किसी का खून थोड़ी ना किया है। तेरी हरकतें ही ऐसी होती है, तो क्या करें? किसी का खून तो नहीं, लेकिन मेरा दिवाला तो जरूर निकल जाता है बेटा। सक्सेना की बात सुनकर मोंटी मुस्कुराते हुए खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है, और सक्सेना को एक बार फिर मोंटी पे शक हो जाता है, और मोंटी जाते हुए बोलता है। ठीक है, मैं चला। रुक जरा, तू ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? अब क्या गड़बड़ घोटाला करके जा रहा है? अरे तुम भी ना हमेशा मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो, अब थोड़ा मुस्कुरा भी नहीं सकता क्या वो? अरे रहने दो माँ, इनका तो काम ही यही है। बाय बाय। और पापा जी, वैसे भी आपको तो खुद ही पता चल जाएगा कुछ समय बाद। ऐसा कहकर मोंटी अपने पापा की बातों को अनसुना करके चला गया, और वहीं सक्सेना जी भी चिंता में पड़ गए और सारे घर को चेक करने लगी। उनको ऐसे करता देखकर सरस्वती बोली। अब आपको क्या हो गया जो सारे घर में ऐसे चक्कर काटते फिर रहे हो? मैं घर में चेक कर रहा था कि अब ये कौन सा गड़बड़ घोटाला कर गया, तो जाते जाते इसने कहा, तुमने सुना नहीं क्या पापा जी? आपको तो खुद ही पता चल जाएगा। अरे हाँ, पर इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सच में ना जाने अब कौन सी मुसीबत में डाल गया ये हमें। स्वीटी भी कॉलेज गई है, अब तो शाम तक ही आएगी। चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इस तरह से एक बार फिर मोंटी मजाक मस्ती में अपने मम्मी पापा को परेशान करके चला गया। ऐसे ही सारा दिन निकल गया। शाम को स्वीटी जब घर लौटती है
तो देखती है कि उसके पापा जी और मम्मी जी बड़ी ही गहरी सोच में डूबे हैं। तभी वो बोलती है, आज क्या हुआ? आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हैं? आप दोनों को भाई की याद आ रही है? अरे नहीं बेटी, वो बात नहीं है। हम तो मोंटे की बात को लेकर परेशान हैं। सुबह से वो अब की बार पता नहीं कौन सी मुसीबत में डाल गया, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ पता है क्या उसकी शैतानी के बारे में? ओफो, फिर कोई नई मुसीबत। ये भाई ना कभी नहीं सुधरेगा। मुझे इस बार सच में कुछ नहीं पता। मैं अभी आती हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? मैंने सुबह आइसक्रीम जमाई थी फ्रिज में, बस वही लेने जा रही थी, जिससे आपकी चिंता थोड़ी देर के लिए ठंडी और मीठी हो जाएगी। स्वीटी हल्का सा हंसते हुए रसोई में गई और वहाँ से आवाज लगाते हुए बोली, मम्मी, मम्मी, फ्रिज किसने बंद किया? मैंने आइसक्रीम जमने के लिए रखी थी, अभी तक जमी नहीं, वैसी की वैसी है। घर में तो मैं और तेरे पापा ही थे, कब से तो हम दो ही साथ में बैठे हैं। फ्रिज कौन बंद करेगा? और आज तो लाइट भी नहीं कटी, फिर ऐसा क्यों? इन दोनों की बातें सुनकर सक्सेना दौड़कर रसोई में गए और फ्रिज को हिलाकर खोल बंद करके देखा और चेक करने लगे। तब उसे अपने बेटे की शैतानी समझ आई और फिर वो अपनी बीवी से बोले, देखा सरस्वती तुमने, ये थी तुम्हारे बेटे की आज की शैतानी, जो कि अब जाकर मेरे समझ आई। हाँ जी, मुझे सब समझ आ रहा है। देखो कहाँ से खराब हुआ है अब ये। खराब नहीं हुआ है, किया गया है, अब कल ही ठीक होगा। रात भर रहो ऐसे ही गर्म पानी पीकर। मम्मी पापा, कुछ खराब नहीं हुआ है, बस ये तार काट गया है वो गधा, पता नहीं उसका क्या होगा। ऐसा कहकर स्वीटी हंसने लगी और उसको देखकर सक्सेना और सरस्वती भी हंसने लगते हैं और उनके सारे दिन की चिंता और गुस्सा जैसे कहीं गायब सा हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।